Hello everyone. In this video I am going to explain solved CBSE sample paper of Information Technology IT 402 subject. This sample paper is for class 10th and very useful for academic session 2020-21. तो जैसे कि हम जानते हैं कि IT का जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो 50 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को 2 आवर्स में सॉल्व करना है। तो IT के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये 24 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे सेक्शन A में, और सेक्शन B सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और सेक्शन B सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 26 मार्क्स है। और सेक्शन A और सेक्शन B दोनों में हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और IT सब्जेक्ट स्किल्स वो दोनों पार्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। तो अब यहाँ पे मैं सैंपल पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो डिटेल में है अवेलेबल यहाँ पर, और सेम इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एज इट इज मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इसको रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर सेक्शन A स्टार्ट हो रहा है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और फर्स्ट यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, और ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से हमें कोई भी 4 को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो जब भी हम किसी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब कि जब भी हम बॉडी लैंग्वेज या फिर जेस्चर या फिर फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आई कॉन्टैक्ट या फिर पैरा लैंग्वेज का यूज करके जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, तो वहां पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्चुअली एप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट व्हाइल टॉकिंग। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, हमें हमारे हैंड्स को पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है विच मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चेयरिंग यू। तो हमें ऐसे क्या चीज है जो फोर्स करती है या फिर एनकरेज करती है जो भी हमें काम मिला या फिर जो भी हमारी स्टडीज है उसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ गिवन टाइम में कंप्लीट करें। तो ये हम करते हैं एक क्वालिटी की वजह से, और इस क्वालिटी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन रहता है, और इसकी वजह से कोई भी पर्सन जो भी उसको टास्क मिलता है वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट या प्रेशर के उसको 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है रीजन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो जो भी स्ट्रेस का रीजन रहता है, जैसे कि जब भी एग्जाम्स क्लोज होते हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो भी स्ट्रेस का रीजन होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, स्ट्रेसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, और नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का यूज करके जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करके सेव करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंशन है वो .txt रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, ही डजंट गेट एंग्री, ही लिसन्स टू वॉट हिज कस्टमर इज सेइंग, ही इज डैश। तो रवि जो है वो अपने स्टोर पर है और उसका एक कस्टमर उसके स्टोर पे आके उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो रवि वहां पर उससे आर्ग्यू ना करते हुए या फिर उस पर उल्टा ना गुस्सा होते हुए रवि वो अपने कस्टमर की जो भी बात है उसको सुन रहा है। तो ये उसकी कौन सी क्वालिटी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, पेशेंस। तो पेशेंस क्वालिटी की वजह से रवि अपने कस्टमर को प्रॉपरली सुन रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो समझ रहा है और इसके बाद वो उसको श्योरली सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हाउ कैन सस्टेनेबल सिटीज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बी अचीव्ड। तो जैसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर कंट्रीज है उनको बाय 2030 अचीव करने हैं, और इसमें एक गोल सस्टेनेबल सिटीज को अचीव करने का भी है। तो सस्टेनेबल सिटीज कैसे अचीव की जा सकती हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखे कि हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको सेव करना चाहिए। कैसे? जब भी हम अपने रूम से बाहर जाते हैं और ये सपोज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज में नहीं है तो उसको हमें पावर ऑफ कर देना चाहिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम रूम छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें जो भी फैंस या फिर लाइट्स है उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट ये है कि जो हाउसेस है या फिर ऑफिस या फिर जो भी बिल्डिंग्स है उनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि जो भी नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और इस तरीके से हमारी जो डिपेंडेंसी है आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि एलईडी ट्यूबलाइट्स उन पे कम हो सकती है, और इस वजह से हम जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी है। थर्ड ये कि हमें वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करने चाहिए जो कि पावर एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन है वो मिनिमम है। जैसे कि पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे वो 100 वॉट्स के होते थे, लेकिन अभी जो एलईडी बल्ब है इनका पावर कंजप्शन 9 to 14 वॉट्स ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पावर कंजप्शन है वो 1/10 हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो रही है। ऐसी जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं जैसे कि टेलीविजन या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर्स, तो इनकी रेटिंग रहती है और हमें 5 स्टार रेटिंग वाली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बाय करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम 5 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को परचेस करते हैं तो हमें वहां पे इनिशियली ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन जब हम इनको अपने घरों में यूज करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा सेव होती है, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑल 3 ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, और ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से स्टूडेंट को कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो जब भी हम ओपन ऑफिस राइटर की बात करते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट में जब भी हम इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उस इमेज की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एंकर पॉइंट को रेफरेंस कंसीडर करते हुए, और ऐसा जब भी हम करना चाहें तो उसके लिए हमें अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलाइनमेंट। नेक्स्ट है कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज programs in a word document, which option should he use to accomplish this task efficiently? तो कृष्णा चाहता है एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना, जैसा हम जानते हैं कि फ्लो चार्ट में हमें बहुत सारे डिफरेंट शेप्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड, एरोज यूज करने पड़ते हैं, ओवल शेप यूज करना पड़ता है। तो ये सभी जो शेप्स है ये ओपन ऑफिस राइटर के ड्राइंग ऑप्शन में अवेलेबल रहते हैं और इसके हेल्प से कृष्णा इजिली फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ड्राइंग। नेक्स्ट है Fatima has inserted a picture in a document but she wants to cut off a part of the picture. Which option she should use to accomplish this task? तो फातिमा ने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर को इंसर्ट किया, लेकिन उस पिक्चर के कंप्लीट पार्ट को वो अपने डॉक्यूमेंट में नहीं चाहती है, उस पिक्चर के कुछ पार्ट को रिमूव कर देना चाहती है और रिमेनिंग पार्ट को वो अपने डॉक्यूमेंट में चाहती है। तो जब भी हम पिक्चर के कंप्लीट पार्ट को अपने डॉक्यूमेंट में नहीं चाहते, उसका कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्रॉप ऑप्शन का यूज करना चाहिए और इस तरीके से हम पिक्चर का अनवांटेड पार्ट इजीली रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ रिक्वायर्ड पार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्रॉप। नेक्स्ट है डैश मोड इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। तो एक्चुअली ओपन ऑफिस राइटर में जब भी हम किसी स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्टाइल को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है और तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी हम सेम स्टाइल को बार बार अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से हमें सेम स्टाइल को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में एक फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें उस स्टाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट पर रिपीटेडली अप्लाई करना चाहते हैं, और स्टाइल के सिलेक्शन के बाद हमें क्लिक करना होता है फिल फॉर्मेट मोड पर, और उसके बाद जहां पर भी हम उस स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं फिल फॉर्मेट मोड की हेल्प से इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमें दोबारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे मूव नहीं करना होता है, वो पर्टिकुलर स्टाइल फिल फॉर्मेट मोड में एक्टिव रहती है। तो इस तरीके से हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे हम इस तरीके से इजिली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ ग्रिड एंड अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो ओपन ऑफिस राइटर में एक्चुअली हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल में हमारे पास सेल्स या रेक्टेंगल्स होते हैं, और ये सेल्स और रेक्टेंगल्स जो है वो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब अवेलेबल इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो फॉर क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। तो ओपन ऑफिस राइटर में हमारे डॉक्यूमेंट का हम इजिली इंडेक्स या फिर टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसको कस्टमाइज करने के लिए हमें इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो को यूज करना पड़ता है, और इस विंडो में 5 टैब्स अवेलेबल रहते हैं और इन टैब्स को हम यूज करके इजिली अपने टेबल ऑफ कंटेंट या फिर इंडेक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे जो 5 टैब्स अवेलेबल रहते हैं उनमें से एक टैब है बैकग्राउंड, सेकंड टैब है एंट्रीज, थर्ड टैब है स्टाइल्स। तो ये ऑल 3 टैब्स इस विंडो में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर से, और इन 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से कोई भी 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है
Dash is especially designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define in a spreadsheet. तो जब भी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब कि ओपन ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वहाँ पे हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है और उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है सभी वेरिएबल्स के लिए। तो जब भी हम ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ऑप्शन सॉल्वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सॉल्वर, और यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्वर ऑप्शन है वो हमें ईच वेरिएबल के लिए एक डेफिनेट वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है जो रेंज दी गई है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद अ डैश साइन। तो जब भी हम किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करते हैं जैसे कि एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स में जब भी हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिख रहे हैं तो उसकी जो बिगनिंग है वो हमेशा इक्वल साइन से होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इक्वल। नेक्स्ट है हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो वर्कबुक है उसको शेयर कर सकते हैं नेटवर्क यूजर्स के साथ और इस तरीके से जो नेटवर्क यूजर्स है वो सेम वर्कबुक में सेम टाइम पर काम कर सकते हैं, उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पे कोलाबोरेशन पॉसिबल होता है और जो भी काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम अपनी वर्कबुक को शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क यूजर्स के साथ तो उसके लिए हमें रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेंजेस। तो जो शेयर वर्कबुक ऑप्शन है वर्कबुक को शेयर करने के लिए नेटवर्क यूजर के साथ ये रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश टूल creates a formula array, a separate set of cells that give all the alternative results for the formula used। तो जो भी हमने फॉर्मूला ओपन ऑफिस कैल्क में अप्लाई किया है अगर उस फॉर्मूला की हमें डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए वन और टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए पर्पस के लिए हम ऑप्शन का यूज करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस और जो भी हमने वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स वहां पे डिफाइन किए हैं उन वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें सारे डिफरेंट आउटपुट्स वहां पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश टैब। तो कंसोलिडेट ऑप्शन जो है वो किस टैब में अवेलेबल है? तो कंसोलिडेट ऑप्शन डेटा टैब में अवेलेबल होता है ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है डैश ऑप्शन कॉपीज द वैल्यूज ऑफ सेल्स दैट यू चेंज इनटू द एक्टिव सिनेरियो। तो ओपन ऑफिस कैल्क में हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं और सिनेरियो में हम एक ही सेल को टू और मोर देन टू वैल्यूज असाइन करते हैं और ये वैल्यू चेंज हो जाती है सेल की जैसे हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो सिलेक्ट करते हैं और जब भी हम किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को ओपन करते हैं और उसके बाद उस सिनेरियो के सेल्स में अगर हम वैल्यू चेंज करके उसको फिक्स करना चाहते हैं उसको परमानेंट करना चाहते हैं तो इस केस में हमें उस सिनेरियो के लिए एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है या फिर टर्न ऑन करना पड़ता है और वो ऑप्शन है कॉपी बैक। तो जब भी हम किसी सिनेरियो को ओपन करके उसके सेल में कोई भी न्यू वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब हम सेम सिनेरियो को ओपन करेंगे तो वो न्यू वैल्यू हमें वहाँ पर उस सेल में मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉपी बैक। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस कॉलम। तो जैसे हम जानते हैं कि डेटाबेस में हमारा जो डेटा स्टोरेज है वो टेबल फॉर्म में होता है और टेबल में सबसे पहले कॉलम्स होते हैं और हर एक कॉलम का हमें एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है और ये हम डिफाइन करते हैं वैल्यू के टाइप के अकॉर्डिंग जो कि उस कॉलम में आने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ईमेल एक कॉलम है उसमें अल्फाबेट्स आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी पॉसिबल है, स्पेशल कैरेक्टर भी पॉसिबल है, तो वहां पे हमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें फोन नंबर की तो वहां पे सिर्फ डिजिट्स पॉसिबल है तो वहां पे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉलम है डीओबी डेट ऑफ बर्थ तो वहां पे सिर्फ डेट पॉसिबल है कॉलम में तो वहां पे हमें डेट डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर कॉलम टेबल का किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाला है ये हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप के हेल्प से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेटा टाइप। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, असेंडिंग यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मतलब कि जब भी हम सेलेक्ट कमांड को रन करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके तो सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट है अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, मतलब कि ए टू जी ऑर्डर में मिलता है या फिर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए असेंडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए गए हैं, मैं बताना कि कौन सा न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे बुलियन दे रखा है, बुलियन एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो कि 1 या फिर 0 स्टोर कर सकता है। सेकंड है इंटीजर, इंटीजर एक वो डेटा टाइप है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और 0 को स्टोर कर सकता है। और फ्लोट एक वो डेटा टाइप है जो कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ये ऑल 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। तो यहाँ पे ऐसा एक भी डेटा टाइप नहीं है जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अ
dash is a set of data elements values that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. तो जैसे हम जानते हैं कि डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल में हमारा डेटा स्टोरेज एक्चुअली होता है और ये जो डेटा रहता है ये हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेबल। Next question. A dash helps to display the data in a summarized manner. It is used to generate the overall work outcome in a clear format. तो इस क्वेश्चन में यह है कि जब भी हम टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं, उस टेबल के डेटा को अगर हम किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो हमें उसका जो फॉर्मेट है या फिर उसका जो लुक है उसको एनहांस करना पड़ता है। ऐसे ही जब भी हम कभी किसी सेलेक्ट कमांड को रन करते हैं तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है अगर वो भी हम किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है या फिर उसका जो अपीयरेंस है वो हम एनहांस करके प्रेजेंट करते हैं दूसरे को या फिर ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्सन को। तो ऐसा जब भी हम करना चाहते हैं तो हमें एक ऑप्शन का यूज करना चाहिए और वो ऑप्शन है रिपोर्ट, और इसके हेल्प से जो भी हमारे टेबल का डेटा या फिर किसी भी कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको हम और ज्यादा फॉर्मेट में एनहांस करके दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हैं। 6th यहाँ पर है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग openoffice.org बेस। तो ओपन ऑफिस बेस जो DBMS सॉफ्टवेयर है इसके हेल्प से जब भी हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस डेटाबेस का जो एक्सटेंशन है वो .odb रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, .odb। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी चैप्टर से, और ये 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, डैश इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। कंट्रोल पैनल में कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हेल्पफुल रहते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ डिसेबिलिटी होती है या फिर कंप्यूटर को इजीली यूज नहीं कर पाते हैं। और जब भी पर्सन जो है जिससे ऑडिटरी इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो पर्सन जब भी कंप्यूटर कोई भी वार्निंग दे रहा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑडियो फॉर्म में उसको वो इजीली नोटिस नहीं कर पाते, इजीली सुन नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में ये लोग जो है वो शो साउंड्स ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब भी शो साउंड्स एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को एक्टिवेट किया जाता है तो जब भी कंप्यूटर कोई वार्निंग दे रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है यूजर को तो वो ऑटोमेटिकली साउंड के साथ कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी टेक्स्ट के फॉर्म में आता है या फिर कैप्शंस के फॉर्म में आता है, और इस तरीके से वहाँ पर जो यूजर है वो इजिली कंप्यूटर की वार्निंग या मैसेज को रीड करके समझ सकता है। अगर उसे साउंड नहीं मिल रहा है उसके बावजूद भी वो वहां पे कंप्यूटर को प्रॉपर्ली यूज कर पाएगा। नेक्स्ट है, एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन इज नोन एज। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है और वहां पे इमीडिएट लोगों को अटेंशन देना पड़ता है, प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इमरजेंसी। नेक्स्ट यहां पर है, डैश एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर हम एक डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, वो डिवाइस है फायरवॉल। और फायरवॉल डिवाइस का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सेव कर सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल एक वो डिवाइस है जो कि चेक करता है जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट पर जा रहा है उसको, और जो भी डेटा कंप्यूटर नेटवर्क में आ रहा है इंटरनेट से उसको भी। और जब भी फायरवॉल को ये लगता है कि जो भी डेटा का ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो सस्पिशियस है, वो डाउटफुल है, नेटवर्क के लिए प्रॉपर नहीं है, सुटेबल नहीं है और नेटवर्क को वहाँ पे लॉस हो सकता है, तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। और इस तरीके से फायरवॉल कंट्रीब्यूट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को सेफ रखने में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है फायरवॉल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। तो इनमें से कौन सा ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर नहीं है। तो वर्डप्रेस जो है वो एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर नहीं है। वर्डप्रेस एक वो वेबसाइट है जिसके हेल्प से हम अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने ब्लॉग्स को एडिट कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन वर्डप्रेस का जब भी हम यूज़ करना चाहते हैं ब्लॉग के क्रिएशन और अपडेशन के लिए तो हमेशा एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर नहीं है। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स वो होते हैं जिनके हेल्प से हम अपने ब्लॉग्स पर पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के, लेकिन हम उनको अपलोड तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। तो वाईमैक्स एक वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो हमें वो सर्विस का नाम बताना है, वो फीचर का नाम बताना है जिसके हेल्प से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है इंटरनेट के यूज़ करके। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस है या फिर हम कह सकते हैं जो टेक्स्ट मैसेजेस है उनका इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन है, मतलब कि जैसे ही सेंडर मैसेज सेंड करता है वैसे ही रिसीवर को वो मैसेज मिल जाता है। तो
इस सर्विस को हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसकी हेल्प से हम इजीली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस का यूज करके यहाँ पे मैसेजेस का इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो यहाँ पे सेक्शन ए एंड हो रहा है जहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 चैप्टर से, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें बताना है एक्सप्लेन एनी 2 कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो रिसीवर है वो उस मैसेज को प्रॉपरली समझ के प्रॉपर फीडबैक दे पाएगा। अदरवाइज वहां में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और किसी भी केस में करेक्ट नहीं। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से 2 रीजंस है या फिर बैरियर्स है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि जैसे कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो वहां पे अगर कोई ऑब्स्टेकल है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो ऑब्स्टेकल की वजह से जो रिसीवर वो प्रॉपर साइन को नहीं देख पाएगा और इस वजह से वहां पे मिसकम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो फिजिकल बैरियर में हमेशा इन्वायरमेंटल और नेचुरल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हो रहा है, अगर सपोज वहां पे नॉइज बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से सेंडर जो है वो रिसीवर को प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब यह है कि जब भी सेंडर और रिसीवर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पे उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं रह पाता और सेंडर और रिसीवर वहां पे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स का मतलब यह है कि सेंडर यहाँ पे कुछ और कन्वे करना चाहता है और रिसीवर वहां पे कुछ और समझ रहा है, और ऐसा तब होता है जब सेंडर जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो, प्रॉपर्ली अपनी बात को कम्युनिकेट ना कर पाए, और इस वजह से रिसीवर वहां पे मैसेज को कुछ और ही तरीके से समझते हैं और वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, स्कूल्स में एक कम्युनिकेशन का वे रहता है, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली अपने टॉप मोस्ट हेड से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वहां पे उसको एक हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से जब बहुत सारे केसेस में जो कम्युनिकेशन वहां पे कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे जो कम्युनिकेशन के हर्डल्स है उनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की फॉलो करना पड़ता है और ज्यादातर हायरार्की फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जहाँ जो एम्प्लॉयज है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वहां पे वो कुछ भी अपने थॉट्स या फिर व्यूज को देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि सभी के कल्चर्स अलग है, उनके कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे, और इस वजह से हम अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर के लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए, कास्ट के लोगों के लिए, और इस वजह से हम उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सही नहीं समझते और इस वजह से वहां पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं रह पाता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 बैरियर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और जब भी हम कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हैं तो ये 5 बैरियर्स वहां पे नहीं होने चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि ये 5 बैरियर्स वहां पे एग्जिस्ट ना करें, और तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर रह पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग क्या होता है? तो गोल सेटिंग में हमें फाइंड करने पड़ते हैं अपने ड्रीम्स, अपने विशेस, और उसके बाद हमें उसकी एक लिस्ट बनानी होती है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्लान भी बनाना पड़ता है जिससे कि हम अपने जो भी विशेस या फिर ड्रीम्स है उनको कंप्लीट कर सके, और हमें उस प्लान को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये सब यहाँ पे गोल सेटिंग में आता है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ साइट सेफ फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो जैसे हम जानते हैं कि आजकल हम इजीली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि जो भी गुड या सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज करके पे कर सकते हैं, और इसके लिए हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट की डिटेल्स का यूज करना पड़ता है। तो हमें कौन सी वेबसाइट्स पर अपने ये पर्सनल डिटेल्स या फिर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को शेयर करना चाहिए। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो भी वेबसाइट स्क्रीन पे ओपन है वो सेफ है या नहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो वेबसाइट जब भी हम ओपन करते हैं तो उसका जो URL है वो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में रहता है, और URL के बिगनिंग में अगर हमें HTTPS मिलता है और लॉक आइकन मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, वहां पे हमारी डिटेल्स का मिसयूज नहीं होगा। HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जब भी हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें ये पक्का चेक करना चाहिए कि वेबसाइट के URL के बिगनिंग में HTTPS और लॉक आइकन है, यानी अगर नहीं है अवेलेबल तो वहां पे हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के यहाँ पे 5 फंक्शंस दिए गए हैं, हमें यहाँ पे कोई से भी 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो फर्स्ट है मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन का मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो चेक करते हैं कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। वो यहाँ पे देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, उसको कहाँ पर सेल करना चाहिए। तो ये सभी काम एंटरप्रेन्योर्स करते
करते हैं, तो इस तरीके से वो यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी बिजनेस को रन किया जाता है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को हायर करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लोकेशन है उसको रेंट पे लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइड इनकम, इसके बाद जो भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उन्हें वहाँ पे पैसा मिलता है उसको उन्हें डिवाइड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब उसको उन्हें यूज करना पड़ता है पे करने के लिए रॉ मटेरियल का जो भी चार्जेस है, वो जो भी इंप्लॉयज उन्हें रखे उनकी सैलरी देनी पड़ती है, जो भी उन्हें लोकेशन रेंट पे ली है या फिर जो भी सर्विसेज वो दूसरों की यूज कर रहे हैं उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। इस तरीके से वो अपनी इनकम को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टेकिंग रिस्क, तो किसी भी बिजनेस में रिस्क हमेशा पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, इस तरीके से टोटल लॉस हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लॉस हो सकता है, कोई भी मैन मेड एक्टिविटी की वजह से लॉस हो सकता है। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। और नेक्स्ट ये है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा न्यू मेथड्स, आइडियाज और प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, जिसके हेल्प से वो इजिली अपने आप को वहां पर पॉपुलर कर देते हैं और इजिली मार्केट में ग्रो करते हैं। तो ये 5 फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के। नेक्स्ट यहाँ पर है लिस्ट एनी 2 ways इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली। तो जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत ज़्यादा सेंसिबली यूज करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, और तभी जो फ्यूचर जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पाएगी प्रॉपरली, वहाँ पे फ्यूचर जनरेशन को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ये करना चाहिए कि जो पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर है इसको हमें रीयूज करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जो डिपेंडेंसी नए मटेरियल पे वो कम हो जाएगी और इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को हम यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, पॉल्यूशन को भी यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हमें क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए, क्योंकि क्लॉथ बैग्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो जब तक हम यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, और जब हम यूज़ इसको नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है और वहाँ पे ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। अगर इसी की जगह पे हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लैंड पॉल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसकी लाइफ 100 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट ये कि अगर हमारे यूज में क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर या फिर फूड या फिर कुछ और चीज़ें नहीं है तो हमें उनको डोनेट कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल हो सके, दूसरे लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है कि हमें परचेज करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोकल ग्रोअर्स से, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, और सेकंड जब हम इनको लोकल ग्रोअर्स से परचेज कर रहे हैं तो जो लोकल ग्रोअर्स है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और वो उनकी लाइफ यहाँ पे अच्छी हो पाती। नेक्स्ट ये कि जो वाटर का वेस्टेज है वो हमें नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जब भी हम नोटिस करते हैं कि कोई टैप अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अगर वो लीक है तो उसको रिपेयर करना चाहिए, उसको चेंज करवा देना चाहिए। इसी तरीके से जो वाटर कैरिंग पाइप्स है अगर वो कहीं पर भी लीक कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी डैमेज है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस या फिर रिपेयर कर देना चाहिए, जिससे कि वाटर के वेस्टेज को वहां पर खत्म किया जा सके। नेक्स्ट ये कि जैसे हमारे घरों में 2 टाइप के वेस्टेजेस होते हैं, वन बायोडिग्रेडेबल, सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हमें सेपरेट रखना चाहिए, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसका इजिली मैन्योर बन सकता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने घर के गार्बेज को सॉर्ट करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि जो वेस्टेज है वो कम हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, और यहाँ पे इन 6 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राइट वेरियस वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट। तो ओपन ऑफिस राइटर में हम कैसे टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये कि जो भी हम टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल्स हम अपने एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करें और फिर उस डॉक्यूमेंट को हम एज अ टेम्पलेट सेव करते हैं। और सेकंड ये कि ओपन ऑफिस राइटर में एक विजार्ड ऑप्शन होता है और उस विजार्ड ऑप्शन की हेल्प से भी हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी हम अपने वर्कशीट को शेयर करते हैं नेटवर्क यूजर्स से तो वहां पर हमें क्या एडवांटेज या बेनिफिट मिलता है। तो जब भी हम वर्कबुक को शेयर करते हैं नेटवर्क यूजर्स के साथ तो वहां पे जो भी नेटवर्क यूजर्स है उस वर्कबुक को सेम टाइम पे एक्सेस कर पाते हैं और इस तरीके से जो भी वर्क है वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से वहां पे कोलैबोरेशन को भी अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैक्रोस। जो ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है उसमें उसका क्या पर्पस रहता है। तो मैक्रो जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे टाइम को सेव करने के लिए, हमारे एफर्ट्स को भी सेव करने के लिए, क्योंकि जब भी हम सेम सेट ऑफ टास्क जैसे कि फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला अपने शीट के डेटा पे बार बार अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सभी टास्क को हमें एक मैक्रो में डिफाइन कर देना चाहिए। और जब भी वो हम सारे टास्क को दोबारा अपने डेटा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें सिंपली वो मैक्रो अप्लाई कर देना चाहिए उस मैक्रो की शॉर्टकट की का यूज करके, और इस तरीके से हमें वो
सारे टास्क के सेट को दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम एक शॉर्टकट की से अपना काम वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मैक्रोस का फंक्शन है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ओपन ऑफिस कैल्क या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई भी 2 अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स लिखने हैं तो यहाँ पे 4 अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स दिए गए हैं ओपन ऑफिस बेस के अकॉर्डिंग, varchar, char, long varchar, ignore केस। नेक्स्ट है डिफाइन फिशिंग। तो फिशिंग एक ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिविटी है और इस ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिविटी में जो पर्सन है वो ईमेल्स भेजता है लोगों को, और ये जो ईमेल है ये लगते हैं कि ये किसी रेप्यूटेड कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट की है, और यहाँ पे इन ईमेल्स में जो भी लोग इनको रिसीव करते हैं उनकी डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि उनकी डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स। और जब ये अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को शेयर करते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन जिसने ये ईमेल भेजा है उसको मिसयूज करता है और इस तरीके से फ्रॉड एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर। तो जब भी हम इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो वहां पे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है वो है एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के हम किसी को भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम का यूज करके मैसेजेस को सेंड नहीं कर सकते। सेकेंड, वो चैट सॉफ्टवेयर होना चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों के पास, मतलब कि अगर मैं किसी पर्सन को व्हाट्सएप का यूज करके मैसेज भेजना चाहता हूँ तो मेरे डिवाइस में और उस पर्सन की डिवाइस में व्हाट्सएप एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन वहाँ पर पॉसिबल है। और थर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम की हेल्प से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारे पास वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, तो इसके लिए हमें कुछ और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक वॉइस कॉल के लिए हमें ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है, और ऑडियो इनपुट के लिए हमें माइक्रोफोन यूज करना चाहिए और ऑडियो आउटपुट के लिए हमें हेडसेट या फिर स्पीकर यूज करना चाहिए। और जैसे वीडियो कॉल भी पॉसिबल है तो उसके लिए हमें वेबकैम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस वजह से हमें इन हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पे 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और इन 5 में से कोई भी 3 को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ये है कि वो डिफाइन स्टाइल्स, राइट टू मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स। तो स्टाइल क्या है, तो स्टाइल ओपन ऑफिस राइटर या फिर हम कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन रहता है, और इसके हेल्प से हम हमारे डॉक्यूमेंट के जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ्स या फिर पेज या फिर ग्राफिक्स या फिर जो लिस्ट है उनकी हम फॉर्मेटिंग बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं और अपने एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को वहां पर सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट ये है कि हम कैसे न्यू स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि हम न्यू स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्शन के हेल्प से, मतलब कि जो भी हमें न्यू स्टाइल चाहिए उसके सारे डिटेल्स हमें एक टेक्स्ट पे मेंशन करने पड़ते हैं, और उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में न्यू स्टाइल ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, और इसकी हेल्प से हम अपनी न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। और नेक्स्ट ये ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, मतलब कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, वो टेक्स्ट हमें ड्रैग करना पड़ता है डॉक्यूमेंट की लोकेशन से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में, और इसकी वजह से भी वहाँ पे हम एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर पाते हैं। और ये स्टाइल में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हमने उस टेक्स्ट में अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग कंसोलिडेट फर्स्ट। तो कंसोलिडेट एक वो ऑप्शन है जिसके हेल्प से हमारे वर्कबुक के जो वर्कशीट्स है वहाँ पे जो डेटा अवेलेबल रहता है उसको हम इजिली कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद उस डेटा पर हम इजिली कोई भी फॉर्मूला या फिर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि वहाँ पर अवेलेबल है। और इसके लिए जो कंसोलिडेट है वो ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब एक विंडो प्रोवाइड करता है, उस विंडो की हेल्प से हम इजिली अपने सारे टास्क कर सकते हैं उन डेटा के ऊपर जो कि हमारे सेम वर्कशीट पर डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है या फिर डिफरेंट वर्कशीट्स पर अवेलेबल है सेम वर्कबुक। नेक्स्ट है सब टोटल। तो सब टोटल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके हेल्प से हम बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला और फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्कशीट के डेटा पर जब भी सेम एंट्री हमारी वर्कशीट में बार बार अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी की, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फॉरेन की। तो जब भी हम डीबीएमएस में कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो एक सिंगल कॉलम या फिर 2 और मोर कॉलम्स के कलेक्शन को हमें प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ता है, और ये जो कॉलम है ये हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, और इसकी वजह से हर एक रो को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक स्टूडेंट टेबल में फील्ड्स या कॉलम्स है एडमिशन नंबर, नेम, डीओबी, लोकेशन, फोन, तो यहाँ पे हम किस फील्ड को प्राइमरी की मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है इसका एडमिशन नंबर, क्योंकि एडमिशन नंबर एक वो फील्ड है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिक वैल्यू रखेगा और सेम वैल्यू यहाँ पे दोबारा से इस फील्ड में आने के चांसेस नहीं होते।
तो प्राइमरी की के क्या प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट ये कि जब भी हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की मेंशन कर रहे हैं तो उस फील्ड में सेम वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती, हर एक वैल्यू वहाँ पे यूनिक होती है, डुप्लीकेशन वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जो वैल्यू हम पहले से एंटर कर चुके हैं इस फील्ड में, वो अगर दोबारा हम ट्राई करेंगे एंटर करने की, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट ये है कि प्राइमरी की फील्ड में नल वैल्यू अलाउड नहीं होती, नल वैल्यू अलाउड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी नई रिकॉर्ड को एंटर कर रहे हैं तो प्राइमरी की वाले फील्ड के सेल में हमें वहां पे कंपलसरी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करते तो वहां पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर नहीं करते। तो नल वैल्यू का मतलब ये है कि प्राइमरी की वाले फील्ड के सेल को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वहां पे हमें एंट्री प्रोवाइड करनी पड़ती है और ये वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू प्रीवियस सेल्स में उस फील्ड के अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन की। तो फॉरेन की एक वो फील्ड है जो कि हम यूज करते हैं टू टेबल्स को डेटाबेस में लिंक करने के लिए, और एक्चुअली ये एक वो फील्ड है एक टेबल में जो कि दूसरे एक टेबल में ये प्राइमरी की होता है, और इसके हेल्प से हम टू टेबल्स को लिंक कर पाते हैं। और जब हम टू टेबल्स को लिंक करते हैं तो इजीली हम दो टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे हम इजीली अपने काम को अकम्प्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, ऑल्सो राइट इट्स 3 एडवांटेजेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे हार्डवेयर और स्कैनर्स होते हैं, तो इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेटअप ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और जब हम इन डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी आर्किटेक्चर का यूज करके या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम वायर का यूज कर सकते हैं जैसे ईथरनेट केबल, या फिर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जैसे कि वाईफाई, और इस तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क को इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क जब भी हम स्टैब्लिश करते हैं तो वहां पे हमें क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो फर्स्ट है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब यह है कि अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स अवेलेबल है तो जो भी डेटा हम शेयर करना चाहते हैं 5 कंप्यूटर यूजर्स के साथ, तो वो पूरा डेटा एक कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है और उस कंप्यूटर से बाकी सारे यूजर्स डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग इस तरीके से पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर का मतलब यह है कि अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं तो कोई भी यहाँ पर यूजर दूसरे यूजर को इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी टाइप की फाइल को इजीली ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 20 कंप्यूटर्स है कंप्यूटर नेटवर्क में और हमारे पास एक सिंगल प्रिंटर है, तो उस सिंगल प्रिंटर को हम एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे और इस वजह से जो वो इस कंप्यूटर नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स है वो सभी उस प्रिंटर का यूज करके इजिली प्रिंट आउट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम हार्डवेयर को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे हम मनी को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हम सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और उसकी वजह से हमें एक यहाँ पे राउटर मिलता है और उस राउटर से हम अपने बहुत सारी डिवाइसेस को वायर के थ्रू या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई का यूज करके कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इजीली इंटरनेट को शेयर कर पाते हैं। और जब हम अपने 2 या मोर देन 2 डिवाइसेस को सेम राउटर से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये सारी डिवाइसेस और राउटर एक नेटवर्क में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग पॉसिबल है कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। तो जैसे कि आजकल हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ईमेल क्लाइंट्स जैसे कि जीमेल, चैट एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप, ऑडियो वीडियो कॉलिंग जैसे कि स्काइप। तो इन एप्लीकेशंस का जब भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरनेट भी एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है, लेकिन इस कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो इन सारे एप्लीकेशंस का हम यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, और इंटरनेट भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है तो यहाँ पे ये भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय, तो इसके लिए हमें एसक्यूएल कमांड लिखना है। इस टेबल एम्प्लॉय के सारे फील्ड्स हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पे इस टेबल एम्प्लॉय के 4 फील्ड्स है और हर एक फील्ड का हमें डेटा टाइप दिया गया है और जब भी डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक टाइप है तो वहाँ पे उसका साइज भी दिया गया है। तो इसके लिए हमें कैसे यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखना है, तो क्रिएट कमांड हम जब भी लिखना चाहते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले क्रिएट टेबल आता है, देन टेबल नेम आएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमें 1 बाय 1 अपने सभी फील्ड के सारी डिटेल्स को मेंशन करना है। जैसे कि फर्स्ट फील्ड यहाँ पे ईएमपी आईडी है तो ईएमपी आईडी दिया, देन इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो कैर है, देन इसका जो साइज है वो 4 है तो साइज हमेशा हमें स्मॉल ब्रैकेट में देना पड़ता है। और जैसे हम अपने टेबल में एक फील्ड को प्राइमरी की मेंशन करना पड़ता है तो इसके बाद हमें यहाँ पे प्राइमरी की देना है। नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ईएमपी नेम है तो ईएमपी नेम फील्ड का नाम दे दिया, इसका डेटा टाइप जो है वो वेर कैर और देन इसका साइज है 15। देयर आफ्टर
यहाँ पे डिज़ाइन थर्ड फील्ड है, इसका डेटा टाइप है वेरकर और इसका साइज 20 और लास्ट है सैलरी और इसका डेटा टाइप है डेसिमल और इसके बाद यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट की क्लोजिंग है और सेमी कोलन इस क्रिएट कमांड को एंड करने के लिए। तो जब भी हम क्रिएट कमांड का यूज़ कर रहे हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले क्रिएट आएगा, देन टेबल का नाम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें 1 by 1 सारी डिटेल्स देनी है अपनी हर एक फील्ड की, जैसे उस फील्ड का नाम सबसे पहले, देन उस फील्ड का डेटा टाइप और देन उस फील्ड का साइज स्मॉल ब्रैकेट्स में, और ऐसे सारी फील्ड्स की डिटेल्स देने के बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट की क्लोजिंग करनी है और कमांड को एंड करने के लिए हमें वहां पर सेमीकोलन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 4 कमांड्स दी गई है और इन 4 कमांड्स को मैं कैटेगराइज करना DDL और DML में। तो DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में 4 कमांड्स रहती हैं, फर्स्ट है क्रिएट, सेकंड ट्रंकेट, थर्ड अल्टर और फोर्थ ड्रॉप। और DML में हमारे पास 4 कमांड्स है, फर्स्ट सेलेक्ट, सेकंड इंसर्ट, थर्ड डिलीट एंड फोर्थ अपडेट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेलेक्ट कमांड है ये एक DML कमांड है, नेक्स्ट अल्टर एक DDL कमांड है, इंसर्ट एक DML कमांड है और ड्रॉप एक DDL कमांड है। तो यहाँ पे ये 4 कमांड्स हैं। यहाँ पर ये सैम्पल पेपर एंड हो रहा है। अगर आपको और सैम्पल पेपर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सैम्पल पेपर पर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर IT 402 का इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।